हर एक मुश्किल बस एक कहानी है, हौसलों की रोशनी सबसे सुहानी है। चलो मुस्कान से हर दिन सजाएं, खुशियों की दुनिया हम खुद बनाएं। रुकना नहीं, थमना नहीं, क्योंकि हर एक मुश्किल में बसती है ज़िंदगी कहीं। नमस्कार, शुभ प्रभात। मैं हूँ प्रज्ञा सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम बिहार विहार में। तो भोजपुरी संगीत और साहित्य की पहचान, पूर्वी धुन के जनक पंडित महेंद्र मिश्र जी। तो अभी हमने जाना उनकी जीवनी पर और उनकी रचना और गीतों पे की विरासत पर एक सॉफ्ट स्टोरी। आज उनके जन्म दिवस के मौके पर पूरे बिहार विहार की टीम की ओर से हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। तो दर्शकों, बिहार विहार में पुनः आपका स्वागत है। दर्शकों, आज जो हमारा विषय है वो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है, जिसकी महत्वता के बारे में पूरे राष्ट्र में टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। और आज इसी उपलक्ष्य में हमने भी जो है बिहार विहार में ये जो एपिसोड रखा है, और इस विषय पर हमसे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम्स पटना के मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रवि कीर्ति जी। तो हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। सर, वी डिलाइट टू हैव यू। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा स्वागत करने के लिए। बस एक छोटा सा भूल सुधार कर दूं मैं। जी। मैं प्राध्यापक हूं, प्रोफेसर हूं जनरल मेडिसिन में, विभागाध्यक्ष भी कोई जी और। जी। सर, जैसा कि आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है और हम क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो हमारा स्वास्थ्य ही है जो हमें, स्वास्थ्य पे अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो फिर कुछ भी जो कहते हैं ना कि कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर सबसे बड़ा हथियार अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा हथियार है टीकाकरण। तो किस तरीके से जो हम टीका लगवाते हैं वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, कैसे इसे स्ट्रॉन्ग करता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, हम कीटाणुओं से घिरे हुए हैं, हमारे आसपास कीटाणु हर समय मौजूद हैं। तो कुछ हमारे अंदर ऐसे गुण हैं जिनके चलते हम जन्म से ही उनका सामना कर पाते हैं। जैसे कि हमारी त्वचा जो है वो उनको अंदर प्रवेश करने से रोकती है, या हमारे नाक और सांस की नली या खाने की नली वगैरह में जो अंदर परत है, झिल्ली की परत है, वो उसको अंदर प्रवेश करने से रोकती है। इसके अलावा छोटे छोटे बाल होते हैं जिनको हम सीलिया कहते हैं, जो अगर कोई बाहरी चीज़ अंदर चली जाए तो उसको धीरे धीरे एक तरह से वो झाड़ू देकर बाहर निकाल लेते हैं। आपने कई बार गौर किया होगा कि अगर आप धूल में गई हैं और लौट कर आएँ तो कई बार जब हम खांसते हैं तो अंदर से काफ़ी मटमैली चीज़ें बाहर आती हैं। वो इसीलिए क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे गुण हैं कि हम बाहरी चीज़ों को बाहर निकाल पाते हैं। अगर कोई अंदर प्रवेश कर भी जाए, हमारी त्वचा को या हमारी इस परत को छेद करके अंदर पहुंच भी जाए, तो फिर हमारी इस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो आकर उन पर आक्रमण करती हैं, रसायनों के द्वारा उनको कीटाणुओं को मारने का प्रयास करती हैं या उनको खा जाती हैं। तो ये कुछ ऐसे गुण हैं हमारे अंदर जो जन्म से ही मौजूद हैं, और ये किसी भी बाहरी कीटाणु पर ये एक प्रकार से आक्रमण करके उनको हमें नुकसान पहुंचाने से रोकती हैं ये चीज़ें। लेकिन इसके साथ साथ, समय के साथ साथ हम एक प्रतिरोधक क्षमता ऐसी भी विकसित करते हैं जो खास कीटाणुओं के लिए होती हैं। एक तरह से जो पहले हमने देखा वो एक जनरलिस्ट है, और अब जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो स्पेशलिस्ट है, कि किसी खास बीमारी या किसी खास कीटाणु पर ही वो हमला करे। जैसे अभी हमने देखा कि कोविड महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त थी, तो वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहली बार मानवता का उससे सामना हुआ था। तो हमारे अंदर विशेष रूप से उससे लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं थी, या हमारे अंदर ऐसी कोशिकाएं नहीं थीं जो उसको पहचान कर उसका सफाया कर सकें। तो ये विकसित होती है जब हमें संक्रमण होता है। जब हमें कोई भी संक्रमण होता है, कीटाणु हमारे अंदर प्रवेश करता है, तो हमारा शरीर उसको पहचान लेता है, ताकि अगली बार अगर दोबारा उस कीटाणु का हम पर हमला हो तो हम उससे प्रभावी रूप से लड़ पाएं। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्या ज़रूरी है कि एक बार हम संक्रमित हों उसके बाद ही ये क्षमता विकसित हो, या हम पहले से भी उसके लिए कुछ कर सकते हैं। और इसी सोच का परिणाम था कि ये टीकाकरण की विधि बनी। इसमें हम या तो कीटाणु
को दुर्बल करके, ताकि वो हमारे शरीर में प्रवेश करे लेकिन हमें नुकसान न पहुंचा पाए, तो या तो उसको दुर्बल करके, या मृत कीटाणु उसको मार करके, या उसकी कोशिका का एक छोटा सा भाग, या कई बार जो वो विष पैदा करते हैं उस विष को कम मात्रा में हम शरीर में देते हैं, जिससे कि शरीर उस चीज़ के प्रति एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर सके। वो होता है एंटीबॉडी, उस कीटाणु विशेष के खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण, या कुछ ऐसी कोशिकाओं का निर्माण जो भविष्य में उसको पहचान कर उसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ सके। तो ये कुल मिलाकर सहज शब्दों में कहें कि ये वो विज्ञान है जिसको हम टीकाकरण कहते हैं, और हमारी प्रतिरोधक क्षमता को खास बीमारियों के लिए विकसित करने में सहायक है। बिल्कुल डॉक्टर, बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने इसको अच्छे से बताया है। अब मैं जानना चाहूँगी आपसे कि अगर जैसे भारत में बहुत सारे वैक्सीन्स हैं, तो बच्चों के लिए कौन कौन से जो वैक्सीन्स हैं वो मैंडेटरी हैं, और पेरेंट्स को इसे क्यों समय समय पर लगवाना चाहिए? जी, तो ये हमारा जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जी या हमारा राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम जो है, उसके अंतर्गत कई सारी बीमारियां हैं जिनके लिए हम वैक्सीन्स देते हैं। मुख्य रूप से है इसमें टीबी, डिप्थीरिया, पोलियो, पर्टूसिस जिसको काली खांसी कहते हैं, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बी, ये एक बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया और मेनिंजाइटिस करता है, न्यूमोकॉकस, ये भी एक बैक्टीरिया है जो निमोनिया और मेनिंजाइटिस करता है। हाल फिलहाल में इसमें रोटा वायरस को जोड़ा गया है जो कि डायरिया करवाता है, बच्चों में कैदस्त करवाता है। तो मुख्य रूप से ये वो बीमारियां हैं जिनके लिए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में टीके दिए जाते हैं बच्चों को। अब बहुत विस्तार में मैं पूरी सारणी समझाऊंगा तो आपके दर्शकों के लिए ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन संक्षेप में कहूँ कि जन्म के समय BCG जो कि टीबी के लिए है, पोलियो के लिए और हेपेटाइटिस बी के लिए टीका पड़ता है। उसके बाद उनको आना है 6 सप्ताह पर, 10 सप्ताह पर और 14 सप्ताह पर, जन्म के 6, 10 और 14 सप्ताह पर, जिस समय कुछ टीके दिए जाएंगे विभिन्न बीमारियों के लिए। फिर अगली बार उनको 9 से 12 महीने के बीच अपने बच्चे को लेकर आना है, उसके बाद 16 से 24 महीने के बीच, और फिर 5 साल पर एक बूस्टर डोज DP टीका यानी कि डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस का पड़ता है। और इसके बाद फिर 10 साल और 16 साल की आयु में पुनः टेटनस टॉक्सॉइड, टेटनस के लिए वैक्सीन लेना है, जिससे कि वो इन बीमारियों के प्रति, इन बीमारियों के खिलाफ उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाए। कुछ हिस्सों में और बिहार के अधिकांश जिलों में जापानीज एन्केफेलाइटिस वायरस के लिए भी टीका दिया जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में ये बीमारी भी पाई जाती है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल मैंडेटरी वैक्सीन हैं जो कि बच्चों के लिए भारत में जी देना ही है, और सरकार इनको मुफ्त प्रदान करती है सब लोगों के लिए। ओके, अगर बच्चों की तो बात हो गई सर, वैक्सीन हमने बताया कि कौन कौन से वैक्सीन मैंडेटरी हैं और किस तरीके से कितने साल पे दिए जाने चाहिए। अगर बड़ों की बात की जाए तो एडल्ट्स में कौन कौन से वैक्सीन होते हैं और उन्हें किस तरीके से दिया जाता है? तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो आपने शब्द प्रयोग किया मैंडेटरी जी, तो मैंडेटरी में महिला जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको टेटनस का वैक्सीन लेना है, जो कि 2 बार लेना है। और अगर एक बार पिछले 3 साल के अंदर उन्होंने 2 डोजेज लिए हैं तो फिर एक बूस्टर डोज उनको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान देना होता है। मैंडेटरी केवल इतना है। इसके अलावा बहुत से वैक्सीन हैं जो कि आवश्यकता के अनुसार दिए जाते हैं। कोविड अभी महामारी थी, आपने देखा, वो हमने पूरी जनसंख्या को कोविड वैक्सीन दिया, और ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान था जिसको हमने सफलतापूर्वक तय किया। इसके अलावा फ्लू और न्यूमोकॉकस जो बच्चों में भी हमने अभी चर्चा की दिया जाता है, तो फ्लू वैक्सीन और न्यूमोकॉकस ये प्रायः एक खास उम्र के बाद, अथवा जिन लोगों को कोई अन्य बीमारियां हो जैसे कि डायबिटीज़ या हृदय रोग या दमा, इस प्रकार की बीमारियां जिनको ज़्यादा खतरा है अगर उनको फ्लू हो जाए या निमोनिया हो जाए,
तो ये दिया जाता है। फ्लू वैक्सीन हर साल देना होता है, न्यूमोकोकल वैक्सीन प्राय एक बार देने से हो जाता है। इट्स नॉट मैंडेटरी बट ये दिया जाना चाहिए, एडवाइजेबल है खास लोगों में जिनको कि इन बीमारियों का खतरा ज़्यादा है। इसी प्रकार जिन लोगों को जो स्वास्थ्य कर्मी हैं जिनको हेपेटाइटिस बी का खतरा है अपने काम के दौरान, उनको हेपेटाइटिस बी दिया जाता है। बिल्कुल। अगर बात की जाए रूरल और अर्बन एरियाज़ में, तो सरकार क्या कुछ योजनाएं चला रही है, किस तरीके से कैंपेन कर रही है ताकि वो जागरूकता जो है लोगों में फैले कि वैक्सीन कितना ज़रूरी है आपको हर डिजीज़ से लड़ने के लिए, तो उसके बारे में कुछ बताएं। मुझे लगता है आज जो हम ये चर्चा कर रहे हैं ये भी एक पार्ट है, बिल्कुल जी, उसी का एक हिस्सा है। तो ये प्रचार माध्यमों के द्वारा तो सरकार करती ही है समय समय पर। आज जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है उस अवसर पर इस बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। जब भी कोई कैंपेन होता है, जैसे कि पल्स पोलियो प्रोग्राम होता था, तो देश के मूर्धन्य लोग टीवी पर आकर इसका प्रचार करते थे और उसका असर भी दिखता है। सरकार जो मैंने बताया एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाती है जो कि शहरी ग्रामीण सभी क्षेत्रों में बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को कवर करती है। इसके साथ साथ ऐसा चूँकि पाया गया कि कई क्षेत्रों में जो कवरेज है टिकाकरण का वो मनोवांछित नहीं था, तो इसलिए सरकार ने मिशन इंद्रधनुष नाम से एक योजना चलाई जिसमें युद्ध स्तर पर जिन जिन क्षेत्रों में हम पीछे थे टीकाकरण में, वहाँ पर जोर लगाया गया और जो भी कार्यबल है सरकार का जिसमें आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स ये सारे शामिल हैं और जो पीएचसी के डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो तो हैं ही, तो सब ने मिलकर एक प्रकार से मुहिम चलाई ताकि घर घर जाकर जो बच्चे अभी तक टीकाकृत नहीं हुए हैं उनके माता पिता से मिलकर और उनको प्रोत्साहित किया जाए कि वो टीकाकरण में हिस्सा लें। तो मुझे लगता है सरकार अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रही है और उसका परिणाम दिखता भी है। जैसे अब हमारा जो इम्यूनाइजेशन का कवरेज है वो 93% तक पहुंच गया है, जबकि 2015 में वो 65% के आसपास था। तो ये जो युद्ध स्तर पर ये मुहिम चलाई जाती है उसका परिणाम भी देखने को हमें मिला है जो कि बहुत उत्साहवर्धक है। जी, तो बिल्कुल ये जो इतनी मुहिम जो सरकार चला रही है और पूरे भारत में टीकाकरण के ऊपर बच्चों के लिए इतना ज़रूरी है, सारी चीज़ें कर रही हैं, लेकिन कुछ मिथ भी है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकंसेप्शंस भी होते हैं, उसके बारे में बताएं। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं जिनको लगता है कि ये टीका लगाने से अच्छा नहीं होगा, तो उनको कुछ आप मैसेज देना चाहें। हाँ, मुझे लगता है कि अगर हम अभी तक 100% कवरेज नहीं दे पाए हैं तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में कुछ शंकाएं हैं जिसका ये परिणाम है। इसको हम लोग वैक्सीन हेजिटेंसी कहते हैं, जो कि दुनिया भर में ये चीज़ देखी जाती है कि टीकों को लेकर, वैक्सीन्स को लेकर लोगों के मन में कई शंकाएं होती है, दुविधा होती है। तो मुख्य रूप से दो बात है। एक तो लोगों को ये समझना चाहिए कि ये वास्तव में प्रभावी हैं और दूसरा हमें उन तक ये बात पहुंचानी है कि ये हानिकारक प्रायः नहीं है। किसी भी चीज़ में जिसमें प्रभाव है उसमें दुष्प्रभाव होने की थोड़ी बहुत संभावना रहती है। जैसे जब टीके लगाए जाते हैं तो कई बार जिस स्थान पर टीका दिया गया है वहाँ पर थोड़ा दर्द, लालीपन आना ये आम बात है। कभी कभी टीके के बाद 1-2 दिन तक बुखार भी आ सकता है, लेकिन ये मामूली बातें हैं और पैरासीटामोल जैसी गोली देकर हम इसका इलाज कर सकते हैं। कभी कभार ही ऐसा होता है, लाखों में 1-2 इस तरह के मामले आते हैं जब कोई सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, लेकिन वो भी अगर आप एक सुरक्षित स्थान पर टीकाकरण करवा रहे हैं तो अगर ऐसा कुछ होता भी है तो वहाँ लोग मौजूद रहेंगे जो इससे निपट पाने में सक्षम हो। दूसरी बात है कि जो भी टीकों को मंजूरी मिलती है वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद मिलती है, कई स्तर पर उनके परीक्षण होते हैं और जब हम ये पाते हैं कि एक तो ये प्रभावी हैं और दूसरा कि इनके बहुत गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और नफ़े नुकसान का एक लेखा जोखा करके
तौल कर हम पाते हैं कि निश्चित रूप से इससे लाभ अधिक है, नुकसान की संभावना बहुत कम है, तभी इन टीकों को स्वीकृति मिलती है और प्रोग्राम में उनको शामिल किया जाता है। तो शायद ये हमारा ही काम है कि हम और प्रभावी रूप से हर व्यक्ति तक ये संवाद पहुंचा सकें कि टीके प्रभावी हैं और इनके साइड इफ़ेक्ट्स मामूली हैं या बहुत कम हैं, और अगर आप एक सुरक्षित स्थान पर टीका लेते हैं तो अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन वगैरह होता भी है तो प्रायः हम इससे निपट पाने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल। सर, आपने इतनी सारी जानकारी दी और ख़ासकर टीकाकरण के ऊपर जो हमारे दर्शक हैं उन देख रहे हैं उनको काफ़ी लाभ मिला होगा, आई एम श्योर। आप बिहार विहान में आकर के हमारे कार्यक्रम में इतनी सारी जानकारी देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके भी कोई सुझाव हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है निदेशक बिहार विहान, DD बिहार, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddk.patna@gmail.com। तो दर्शकों, कार्यक्रम का सिलसिला DD बिहार पर निरंतर जारी रहता है, जिसे आप देख सकते हैं। फिलहाल बिहार विहान का आज का यह अंक यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे अगले अंक में एक नए विषय और एक नए मेहमान के साथ। फिलहाल मुझे यानी प्रज्ञा और पूरे बिहार विहान की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।